दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा या D6 वीज़ा क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करूं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक फेसबुक का पेज है और एक ग्रुप भी है, जेम EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके। एक पुर्तगाल के रिगार्डिंग है और एक EU कंट्रीज़ के रिगार्डिंग है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर हो सके तो ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि पुर्तगाल के रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मैं ग्रुप में ही शेयर करता हूँ। और अगर आपको यूरोपियन किसी कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन कौन सी कंट्री के अंदर आप लीगली एंटर कर सकते हैं, किसके वीज़ा आ रहे हैं, कौन सी कंट्री ओपन है इस समय, वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं अपने पेज के ऊपर शेयर करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों, एक मैसेंजर के थ्रू, एक इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और आपको स्क्रीन के ऊपर एक बार कोड भी शो हो रहा होगा। अगर आप अपने अकाउंट से इंस्टाग्राम के इसको स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम ईमेल की बात करें तो सैफ ने अभी अंदाज़न 25 या 26 अगस्त वालों को फर्स्ट ईमेल सेंड कर रही है सैफ। और कल दोस्तों 15 अगस्त 2020 तक जिन लोगों की फाइलें सबमिट हुई थी उन सब लोगों को सैफ ने सेकंड ईमेल सेंड कर दी है, ताकि वो अपनी डेट जो है फिंगर्स की ले सके अपने सपा के पोर्टल से। तो अगर हमारे भाई जिनकी फ़ाइल 15 अगस्त तक लॉक हुई है तो वो तुरंत अपना सपा का पोर्टल ओपन करें और अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें दोस्तों। और जैसा कि अब आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि 10 दिन का टाइम पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। अगर आप किसी कारण से 10 दिन में नहीं रिप्लाई कर पाए तो आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल से सैफ को आप ईमेल करें और वो आपको सेकंड चांस दे देगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं या आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, जिस वीज़ा पे आप ट्रैवल करेंगे, जिस वीज़ा के रिगार्ड की वजह से आप लोगों को रेजिडेंसी मिलेगी, आप लोगों को चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए है, ताकि जब आप किसी से पूछते भी हैं तो आपको चीज़ों का पता रहे कि अगला आदमी आपको मिसगाइड ना करे। तो इस वजह से दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस मेरा मामा, चाचा, ताया या मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड यहाँ पर रह रहा है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब कुछ कर देगा। बस इसी सोच की वजह से दोस्तों आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि आप अपने बेस लेवल के ऊपर कुछ नहीं करते हैं, ना आप कुछ जानते हैं और ना ही आप कोशिश करते हैं कि मैं कुछ चीज़ों को समझूं। डिटेल्स अपने पास रखा करिए ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो सकें। तो दोस्तों, उसी टॉपिक से रिलेटेड आज फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं और हमें जानकारी मिले। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही है कि फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा या D6 वीज़ा होता क्या है। दोस्तों, फैमिली रीयूनिफिकेशन नाम में लिखा है कि अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर पुर्तगाल के अंदर रेजिडेंसी होल्डर है, यानी कि उसको रेजिडेंसी, टेम्परेरी रेजिडेंसी या उसको पासपोर्ट मिल चुका है, तो उसके बिहाफ के ऊपर आप अपनी फैमिली को यहाँ पर सेम स्टेटस दिलवा सकते हैं जो आपका है। इस कैटेगरी को हम कहते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा या D6 वीज़ा। तो अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ यहाँ पर है या आपके बच्चे यहाँ पर हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पर इस कैटेगरी में बुला सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा में अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के अंदर सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों के पास यहाँ की रेजिडेंसी है या यहाँ का पासपोर्ट है। यानी कि आप यूं फर्ज करें कि अगर आपकी फ़ाइल लॉक हुई है, सबमिट हो चुकी है 88 में, 89 में या किसी भी आर्टिकल में,
पर अभी तक आपको रेजिडेंसी नहीं मिली है, रेजिडेंसी कार्ड नहीं मिला है, तो आप इस वीज़ा में एलिजिबल नहीं हैं। क्योंकि जब आप फैमिली वीज़ा की अपॉइंटमेंट उठाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे आपका कार्ड का नंबर मांगते हैं। अगर आप अभी तक प्रोसेस में ही हैं, अभी तक आपके फिंगर्स नहीं हुए, कार्ड इशू नहीं हुआ आपको, तो आप अभी इस वीज़ा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भले ही आपकी फैमिली यहाँ पर है या वहाँ पर है, अपनी मुल्क में है या यहाँ पर है, आप इस वीज़ा में एलिजिबल नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप लोगों के पास जो भी फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा या D6 वीज़ा में अप्लाई करना चाहता है, उसको सबसे पहले यहाँ की रेजिडेंसी लेनी होगी, यानी यहाँ की रेजिडेंसी कार्ड जो है वो आपको लेना होगा। उसके बाद आप एलिजिबल हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ बुलाने में। अब दोस्तों फैमिली मेम्बर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ या अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को यहाँ पर, यानी जो जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, उनको आप यहाँ पर बुला सकते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के अंडर, यानी D6 वीज़ा के अंडर। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों यहाँ दो चीज़ें हैं। पहला ये कि आप लोगों ने सपा से, यानी कि सैफ से आपने अपने फैमिली मेंबर या फैमिली मेंबर्स की जो फाइल पास करवानी होती है, डॉक्यूमेंट पास करवाने होते हैं। एक ये चीज़ है। जब डॉक्यूमेंट पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपने अपनी कंट्री के अंदर जो पुर्तगीज एम्बेसी है वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, प्लस उसके साथ जो लोकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी लगेंगे। फिर आपको जो है वीज़ा मिलता है, यानी कि ये वीज़ा 2 स्टेजेस में काम करता है। तो हम पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जब आपने पेपर पास करवाने होते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आज हम पहले उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपने यही करना है कि जब आपको TRC मिल जाती है तो आपने सेफ में कॉल करनी है। जब भी वो वैकेंसीज ओपन करते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के अंदर, आपने कॉल करनी है और उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आप कॉल करते हैं, फ़र्ज़ करिए कि अगर आपने अपनी वाइफ को बुलाना है तो आपके पास अपनी वाइफ का पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि पहले वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, उसके बाद आपका कार्ड नंबर पूछेंगे और उसके बाद उन्होंने आपसे आपकी वाइफ का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। उसके बाद दोस्तों दिन आएगा कि जब आपने अपॉइंटमेंट पे जाना है, तब हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो वाइफ के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए हैं। सबसे पहले आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद वाइफ की जो पासपोर्ट की कॉपी है वो लगेगी, तीसरा वहाँ की आपकी होम कंट्री की जो PCC है यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो लगेगा और उसकी फ़ोटोग्राफ लगेगी। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो उसके अंदर पूरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन्होंने लिखी हुई है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं आपके एंड के ऊपर और आपकी वाइफ के एंड के ऊपर। तो दोस्तों वाइफ के डॉक्यूमेंट ये हो गए। उसके बाद आपके कौन कौन से लगते हैं। आपके डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका रेजिडेंस कार्ड लगेगा, उसके बाद आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी जो आइरिस है वो लगेगी, और उसके बाद आपकी जो एड्रेस जो प्रूफ है वो लगेगा। अब दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, यानी कि अगर आपकी सिर्फ वाइफ आ रही है यहाँ पर, तो आपकी जो इनकम है वो 900,000 पर मंथ के आसपास होनी चाहिए है। अगर आपकी इससे कम है तो आप रिटर्न ज़्यादा की फाइल कर दीजिए और आप उन्हें कह सकते हैं कि मेरे कुछ और सोर्स ऑफ इनकम्स भी हैं जिसकी मैंने रिटर्न में शो कर दिया है जिसको मैंने। और इसके बाद दोस्तों आता है आपका हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके नाम पर नहीं है तो कुछ सेफ वाले जो हैं वो जूनता के ऊपर ही, यानी एड्रेस प्रूफ के ऊपर ही आपका पेपर, आपके जो पेपर है वो पास कर देते हैं।
अब ये बात दोस्तों यहाँ पर आ जाती है कि ये सेफ के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर। तभी मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अगर आप अच्छी सेफ की ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और आपको जो काम है वो इजीली हो जाता है। तो कुछ सेफ के अंदर अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त है, बड़े मेरे खास दोस्त हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के पेपर पास करवाए थे और उन्होंने लिस्बन से पास करवाए हैं और उनके जो पेपर हैं वो जूनता के ऊपर ही पास हो गए हैं। उन्होंने वर्क अपना जो हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो किया था अपने नाम पे और पेपर पास हो गए हैं। और ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर वो सेफ वाले थोड़े अड़ जाते हैं कि भी हम जूनता के ऊपर नहीं कर सकते, अपने नाम पर हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आइए। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि अगर तो सिर्फ आपने हस्बैंड या वाइफ को बुलाना है तो इनकम हमारी 900,000 के आसपास होनी चाहिए। पर अगर आपने अपनी वाइफ और साथ में अगर 2 बच्चे भी हैं तो हमारी जो इनकम है वो 1500 यूरो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठानी है कि अगर मैं अपनी वाइफ को बुला रही हूँ या अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ और मेरे साथ वो 2 बच्चे भी हैं जो ट्रैवल करेंगे यहाँ पर अपने रेजिडेंसी के लिए, तो आपने अपने बच्चों और फैमिली को मिला करके आपने जो है 1500 या उससे ज़्यादा की इनकम शो करनी है पर मंथ। तो रिटर्न उस हिसाब से आप फाइल करेंगे, ये अपने जहन में आप रखिए। और दोस्तों अगर बच्चों की बात करते हैं तो जब तक बच्चे डिपेंडेंट पेरेंट्स के ऊपर हैं तब तक वो आपके बेसिस पे रेजिडेंसी ले सकते हैं, यानी 18 साल से कम तक। अगर एज इससे ज़्यादा क्रॉस हो जाती है तो फिर आप उनको रेजिडेंसी नहीं दिलवा सकते हैं, उन्हें फिर वही प्रोसेस फॉलो करना होगा जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं। और दोस्तों अगर बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाने लायक हैं, तो आप लोगों को एडमिशन भी शो करनी होती है कि हमारे बच्चे की एडमिशन हमने स्कूल में करवा दी है और अब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और वो इजीली हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास रेजिडेंसी है, आपके पास पूरे राइट्स हैं, तो कोई भी स्कूल आपको मना नहीं करेगा अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि ये बच्चे मेरे ही हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आपने सेफ से पास करवानी है। और इसके बाद जब आप ये पेपर पास करवा लेते हैं तो उसके बाद फिर हमने अप्लाई करना है अपनी होम कंट्री से वीज़ा के लिए। दोस्तों मैं इंडिया से हूँ और इंडिया की जो पुर्तगाली एम्बेसी है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन बता सकता हूँ, यानी कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनकी सेम डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। पर जो हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनका क्या सिस्टम है वो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, वो आप अपने बेसिस के ऊपर पूछें जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने फैमिली मंगाई है कि वो किस प्रोसेस से गुजरे हैं और क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है उनकी रहेगी। तो दोस्तों अगर हम D7 वीज़ा जब हमारे पेपर यहाँ से पास हो जाते हैं उसके बाद जब हमने अप्लाई करना है तो हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट शो करने हैं आपको स्क्रीन पर वो नज़र आ रहे होंगे। इंडिया से जब आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए तो सबसे पहले है दोस्तों कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों पासपोर्ट की कॉपी जिसकी वैलिडिटी जो है वो होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 से 1 साल के करीब होनी चाहिए है। उसके बाद आपने 2 फोटोग्राफ्स लेनी है रिसेंट, और अगर कोई पुराना पासपोर्ट भी आपके पास था तो उसकी कॉपी आप साथ में लगानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेनी होगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं, महीने 2 महीने के लिए इतना काफ़ी है, कोई बहुत लंबा नहीं लेना। और उसके बाद आपने जो पुर्तगाल से अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ से निकलवा के भेजना है वो। उसके बाद आपने जो होम कंट्री की PCC है वो आप साथ में लगाएंगे। उसके बाद एविडेंस ऑफ सब्सिस्टेंस का मतलब कि आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आईरिस है, वो साथ में लगेगी आपकी। और उसके अलावा जो सेफ से डॉक्यूमेंट आपने लिया था आप वो अटैच करेंगे। और अगर जो बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह ऐसी कोई चीज़ आपके पास है तो आपको वो भी साथ में अटैच करनी होगी दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने लिस्ट जो है वो आपको VFS एम्बेसी अगर आप पुर्तगाल की खोलेंगे दिल्ली की, वहाँ से आपको मिल जाएगी। लिस्ट आपको नज़र आ रही है, आप ये देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं इंडिया से पुर्तगाल, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप सिर्फ फ़ोटोकॉपीज़ नहीं भेज सकते हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होंगे या पोस्टल करवाने होंगे। इंडिया के अंदर दोस्तों पटियाला हाउस कोर्ट है, आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी स्टैंप लगती है, या जो आपके एरिया के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट है
जो बड़ी कोर्ट है वहाँ से आपको टेस्ट करवाने होंगे। वो आप कोई भी आपको दलाल वगैरह या कोई भी ब्रोकर ढूंढ लीजिए, वो ये करवा देता, काम को ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको अपने जहन में रखनी है कि जब आप फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आप अपने जहन में बिठाएं और चीज़ों की समझें, और आपको इजीली मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई सुझाव है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या आउटडेटेड है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम उसे करेक्ट कर सकें दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। आप अपना प्यार और आशीर्वाद इस तरह बना के रखिए दोस्तों। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।